तूने किसी और के साथ तेरा चक्कर है इसीलिए तूने मुझे छोड़ा क्योंकि तू आज़ाद होना चाहती है। मेरे ऊपर बैठ के सीधा उल्टा थप्पड़ मार मार के मेरा चेहरा काला कर दिया, मेरी रिब्स इंजर हो गई। जब ये हुआ तो मुझे पता था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। 2006 में धीरे धीरे अपने पाँव पे खड़ा होना फिर सीख लिया। ये नहीं है कि एक दिन आप निकल जाते हो तो दूसरे दिन आपको आज़ादी मिल जाती है। जब मुझे बुलाया गया जोश टॉक्स के लिए तो उन्होंने बोला कि आप खड़े होकर टॉक दीजिए, लेकिन मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती और उसका भी कारण है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूँ और 75 साल हो गए हैं हमारे देश की आज़ादी को, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम मुक्त हैं अपनी बंदिशों से जो हमारा दिमाग, हमारी सोच हमें जकड़ के रखती है? मैं अपनी कहानी आपको बताने आई हूँ आज, और मैंने क्या झेला और मैं कैसे बिना आज़ादी के उन्हीं बंदिशों में इतने साल बंधी रही। क्यों बंधी रही? कभी कभी मैं पीछे मुड़ के सोचती हूँ कि क्यों मैंने इतना झेला। क्या परिस्थितियाँ थीं कि मेरी सोच थी? मेरा नाम रश्मि आनंद है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के मुद्दों पे काम करती हूँ। एक ट्रस्ट चलाती हूँ जो फ्री लीगल एड देता है उन बच्चों को, उन औरतों को जो हिंसा की शिकार हैं। किताबें लिखती हूँ, सोच बदलने की कोशिश करती हूँ। मैं कलकत्ते में पली बड़ी हुई, बहुत ही एक एफ्लुएंट फैमिली से थी। कभी मैंने पानी का गिलास नहीं उठाया था, लेकिन जब शादी हुई कभी मुझे नहीं याद कि मेरी मदर ने कभी मेरे से ऊंची आवाज़ में भी बात करी। और जब शादी हुई तो एक दिल्ली आ गई, एक जैसे कोई कल्चर शॉक था मेरे लिए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि हिंसा जैसी चीज़ें शादी में होती है। और विद इन द फर्स्ट डे ऑफ मैरिज वो हिंसा भड़क गई। पहला थप्पड़ जब मिलता है तो इतना शॉक लगता है कि ये क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, और अपने आप को दोषी ठहराता है बंदा। वो क्या मैंने किया है कि मुझे ऐसी सज़ा मिली है या गाली मिली है? हम सोच नहीं सकते कि ये चीज़ें होती हैं। और फिर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड विद मी, मेरे हस्बैंड रोए और सॉरी, माफ़ कर दो, कभी नहीं होगा। लेकिन फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ और फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ। आज उस टाइम मैं सोचती थी मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं आवाज़ ऊंची करके भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। तो क्यों ये वायलेंस, क्यों ये हिंसा, क्यों ये इतना गुस्सा जो पल रहा है, पनक रहा है उनके अंदर? वायलेंस इज़ अबाउट पावर एंड कंट्रोल। जहाँ पे भी आप किसी के ऊपर अपना पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे हिंसा और वायलेंस होगी ही होगी। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अनदर ह्यूमन बीइंग, टू टेक अवे दैट फ्रीडम। इतनी ज़्यादा हिंसा थी कि अगर मैं आपको बताऊं, जब मेरी बेटी, मैं प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के साथ, तो तीसरे महीने या चौथे महीने में मुझे पहली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे फेंका गया। खून बहना शुरू हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बच जाएगी, मेरा बच्चा बच जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा थी और वो बच गई। लेकिन ग्रोथ डिफिसिट से पैदा हुई, प्रीमेच्योर थी, छोटी सी थी, वो भी नहीं पता था कि वो बच पाएगी कि नहीं, लेकिन बच गई। मेरे बेटे के टाइम पे इतनी हिंसा थी
कि पूरे 9 महीने मैं बेड रेस्ट पे थी। मेरा फेस स्मैश हुआ है, मेरी रिब्स टूटी गई हैं, मेरी बाजू तोड़ी गई है। क्या नहीं हुआ मेरे साथ। हम औरतें जो है ना, हम ये सोच लेते हैं नहीं वो बदल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। कभी ना कभी वो एक होप होती है जो हमें आगे बढ़ाती जाती है। होप बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन वो बंदिश भी बन जाती है, क्योंकि इतनी होप नहीं होनी चाहिए कि हम परिस्थितियों को समझ ना पाएँ। और हमारे में ये बात जन्मों से हमारे दिमाग में होती है, हमें डाली जाती है, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। हर बारी जब मैं अपने फादर और ब्रदर के पास जाती थी, मदर के पास जाती थी, तो मेरे फादर बोलते थे, नहीं नहीं एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। और मैं वापस चली जाती थी। जब एक बारी जब मेरी बेटी 3 साल की थी और बहुत ज़्यादा मेरे साथ हिंसा हुई, उस टाइम मैं वापस गई और मैंने बोला मैं वापस नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे वापस मत भेजो। उस टाइम इतना बुरा हुआ, मेरे ऊपर बैठ के सीधा उल्टा थप्पड़ मार मार के मेरा चेहरा काला कर दिया, मेरी रिब्स इंजर हो गई। और उस टाइम मैं वापस गई और मैंने अपने फादर को बोला प्लीज़ मुझे वापस मत भेजो, अब मुझे यहीं पे रहने दो। लेकिन फिर मेरे भाई ने और मेरे फादर ने बोला नहीं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम वापस चली जाओ। और मैं वापस चली गई। मेरी माँ रोती गई कि प्लीज़ उसको वापस मत भेजो, उसको रख लो। लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मैं चली गई। एक बारी जब मैं चली गई तो मेरे हस्बैंड को पता लगा कि इसका सहारा नहीं है और वायलेंस बढ़ती गई, बहुत इतनी ज़्यादा, हर हदें पार कर दी उसके बाद कि मेरा बेटा जो नॉर्मल ही पैदा हुआ था, धीरे धीरे उसने बात करनी बंद कर दी। जब वो 5 साल का था तो उसे एक सेंटर में डाला गया, जो जो बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसमें, क्योंकि उसने बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। अपनी ही दुनिया में चला गया, अपने आप से बातें करता था, बिल्कुल चुप हो गया। और वो एक मेरे लिए एक वेकअप कॉल थी कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो मेरा बेटा शायद कभी ठीक नहीं होगा। मैंने किसी को चॉइस नहीं दी। हमारा यहाँ पे एक घर था, छोटा सा फ्लैट दिल्ली में, और मैं लिटरली घर से निकल गई। मेरी जो पूरा घर था वो मैंने जोड़ के बनाया था। मेरी मदर इन लॉ कहती थी, माँ बाप तो पेट काट के तुम अपनी बेटियों को देते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया? तो चाहे वो फ्रिज था, चाहे वो पंखे थे, चाहे वो बेड्स थे, जो भी था वो मैं फ्रीलांस करके, मैं एडवर्टाइजिंग में थी, कॉपीराइटर थी, और फ्रीलांस करके मैंने जोड़ जाड़ के उस पूरा घर बनाया, हर चीज़ छोड़ के। मैं बस बच्चों को लेके निकल गई। मेरे पेरेंट्स डलहौजी में रहते हैं, उस टाइम रहते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं छुट्टी के लिए जा रही हूँ। कभी मेरे हस्बैंड मुझे ट्रेन तक छोड़ने नहीं आते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में आ गया कि मैं जाऊँगा। और मुझे इतनी दहशत थी कि उसको पता चल गया कि मैं भाग रही हूँ। थोड़े से जो मैंने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स निकाल के अपने बैग में रखी थी, उसको पता चल गया कि ये यूनिफ़ॉर्म्स क्यों निकाली हैं इसने, थोड़े से जो कपड़े निकाले हैं वो क्यों निकाले हैं, मैं वापस नहीं आ रही। और गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी हिलनी जब शुरू करी, जो रेलगाड़ी थी वो, मैंने सोचा ये नहीं उतरेगा, अब क्या होगा। और फिर जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ती गई, वो उतर गया और वो चला गया। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन करी
शी वॉज द ओनली वन हु न्यू कि मैं निकल रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स न्यू। और मैंने उसको बोला बस, आई एम फ्री, आई एम गेटिंग आउट नाउ, आई एम नॉट कमिंग बैक। फिर मैं डलहौज़ी थोड़ी देर रही, एक दो महीने, और फिर वापस दिल्ली आई। माई हस्बैंड वॉज अ लॉयर। सुबह 7 बजे ही स्टार्टेड, देन मेरे फादर ने बताया कि वो वापस नहीं आ रही। मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन सिर के ऊपर, जैसे मैंने बताया आपको, छत थी, और थोड़ा बहुत मैं सोना निकल के अपना निकलती थी, और ज़्यादातर वो भी वहीं पे रह गया। सो वापस जब आई, सुबह 7 बजे से लेके मेरे हस्बैंड की गाड़ी मेरे घर के सामने होती थी, जहाँ मैं जाती थी वहाँ पे पीछा करते थे। कोई आदमी, जब हिंसा इतनी ज़बरदस्त होती है तो दिमागी संतुलन भी ऐसा ही होता है। तूने किसी और के साथ, तेरा चक्कर है इसीलिए तूने मुझे छोड़ा क्योंकि तू आज़ाद होना चाहती है। तो हज़ार चीज़ें जो मुझे बोली गईं। बाद में जब मैं क्राइम वुमेन सेल में बैठती थी तो मुझे हंसी भी आती थी कि हर एक औरत जो निकलती है वो तो बहुत ख़राब होती है, वो बदजलन होती है, वो ये होती है, वो होती है, उसके खिलाफ जो भी कह दो। लेकिन ही वॉज़ अ लॉयर, उसको पता था कि मेरे को सपोर्ट नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। मुझे धमकी मिलती थी, तुझे तेरे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा, तुझे 10 साल 20 साल कोर्टों में घसीटूंगा, और फिर तू रोते रोते, रेंगते रेंगते मेरे पास वापस आएगी। ये चीज़ें मुझे बोली गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे खाली अपने बच्चे चाहिए थे। बच्चों के लिए तो मैं निकली थी। मेरी बेटी 9 साल की थी, बहुत सहम गई थी, और मेरे बेटे की हालत इतनी ख़राब थी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं क्राइम वुमेन सेल में गई, नानकपुरा में, और वहाँ पे मैंने कंप्लेंट दी, और पुलिस ने मेरी बहुत सपोर्ट करी, बहुत मदद करी। वहाँ पे डीसीपी थी क्राइम वुमेन सेल की, मिसेस विमला मेहरा, उन्होंने खुद मेरा केस किया, और मुझे अपने बच्चे मिल गए। ना कोई एलिमनी मिली, ना कोई मेंटेनेंस मिली, कुछ नहीं, और मुझे अपनी फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई, और वो मुझे सबसे बड़ी चीज़ थी। जब हम इतना बड़ा कदम निकाल लेते हैं, लेने की हिम्मत करते हैं, उस टाइम हम बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हुई और मैं निकल गई, तो बोझों का एहसास आना शुरू हुआ, और वो था मेरे बच्चों की पढ़ाई। बहुत डर लगता था, बिजली का बिल कहाँ से दूंगी, या खाना कहाँ से खाऊंगी, क्या करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी कैसे। मेरे बच्चे श्री राम स्कूल में थे, जो इतना एक्सपेंसिव एक स्कूल है, कहाँ से पैसे दूंगी। पहले तो थोड़ा थोड़ा सोना बेचते बेचते मैंने सब कुछ कर लिया। थोड़ा बहुत फ्रीलांस करती थी एडवर्टाइजिंग में, जो मैं शादी से पहले करती थी। फिर सोना भी ख़त्म हो गया। फिर मैं मिसेस भरत राम के पास में गई, जो ओनर थी स्कूल की, और मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे कुछ मदद करिए, मैं क्या करूँगी। स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, मैं उनकी एजुकेशन करूँगी। जब ये हुआ तो मुझे पता था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, बस तय करने की देरी होती है। आज मैंने भी तय कर लिया, और कुछ साल पहले ही तय कर लिया कि मैं तो आगे बढ़ूँगी, मैं चलती जाऊँगी अपनी राह पे।
कोई रोक सके तो रोक ले। 2006 में धीरे धीरे अपने पाँव पे खड़ा होना फिर सीख लिया। ये नहीं है कि एक दिन आप निकल जाते हो तो दूसरे दिन आपको आज़ादी मिल जाती है, ये चीज़ नहीं है। सो हम धीरे धीरे ही अपने आप को संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं। तो मैं निकली थी 2002 में। 2006 में 3 बहुत बड़ी चीज़ें हुई। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आ गया। दूसरी चीज़ थी मेरी पहली किताब वुमन ऑफ द एलिमेंट्स, वो रिलीज़ हुई। उससे मुझे बहुत नाम मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। और तीसरी चीज़ थी कि मेरी एक नेबर थी और उसने वो भी उन्हीं परिस्थितियों से झेल रही थी जो मैंने फ़ेस करी। तो मैंने उसकी बहुत मदद करी। मैं उसके साथ जाती थी, कोर्ट्स में जाती थी, हर चीज़ उसके साथ करी। और उस टाइम 2006 में उसको अपनी आज़ादी भी मिल गई और अपना बच्चा मिल गया। ये 3 चीज़ें जब हुई तो मुझे अपने रास्ते तय हो गए, मेरे रास्ते तय हो गए। मैं इन्हीं चीज़ों, इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे और औरतें आती गईं, मदद करती गई और किताबें लिखती गई और धीरे धीरे नाम भी बढ़ना शुरू हुआ, काम भी बढ़ना शुरू हुआ। 2009 में दिल्ली पुलिस ने मुझे बुलाया टू काउंसिल वुमेन एट द क्राइम वुमेन सेल। मैंने इतना पाया था दिल्ली पुलिस से, नानकपुरा थाने से, कि मैं वापस नानकपुरा गई और घरेलू हिंसा से जो औरतें जूझ रही थीं उनकी काउंसलिंग करी। मेरे दिमाग में हर वक्त ये चीज़ थी कि तोड़ने से ज़्यादा अच्छा है जोड़ना। तो जो लोग मेरे पास आते थे, औरतें आती थीं, हस्बैंड्स आते थे, बच्चे आते थे, मैंने इन लॉज़ को भी बुलाना शुरू किया और जोड़ने का काम किया सेल में। जहाँ जहाँ फैमिलीज़ जुड़ सकती थीं वहाँ पे ट्राई किया कि जोड़ लें। कहीं मदद कर सकी, कहीं मदद नहीं कर सकी, लेकिन 5 साल वहाँ पे बैठी। तो दिल्ली पुलिस का 2010 का कैलेंडर मेरे नाम पे उन्होंने मुझे समर्पित किया। जैसे मैंने आपको बोला, अवार्ड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा सबसे बड़े जो मेरे अवार्ड्स हैं वो मेरे बच्चे हैं। हम औरतें, हम क्या नहीं कर सकती हैं, हम क्या नहीं हैं, हाँ, लेकिन क्या चीज़ है जो हमें जकड़ के रखती है। और यही चीज़ मैं हर वक्त बोलती हूँ कि रश्मि तो मैं वही थी ना, चाहे मैं घरेलू हिंसा जूझ रही थी या वो जो एक नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई, या एक माँ हुई जो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा लिया और अपने आप को भी। रश्मि तो मैं वही थी, लेकिन क्या चीज़ थी जो इतनी जकड़ी हुई थी। और वही चीज़ मैं सोचती हूँ वो ये है, हमारा दिमाग, हमारी सोच। हमें अपने दिमाग में आज़ादी जिस दिन हम पा लें, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें हर परिस्थिति का सामना करना हमें आता है, बस थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी है। कभी कभी मुझे पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए। हर परिस्थिति अलग होती है, लेकिन एक चीज़ मैं हर वक्त बोलती हूँ कि ना बोलने की हिम्मत हमें सबसे पहले दिन ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले में ही नहीं, बस ऐसे करके जवाब नहीं देंगे, तो वो जो एक हिंसा की जो कड़ी है ना, जो हमें बांध देती है, वो और हमको जकड़ लेगी और उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें आदत हो जाती है, हमारे दिमाग को आदत हो जाती है। हम सोचती हैं नहीं, अब चल रहा है, अब चलने दो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। मेरे अपने केस में मेरे फादर और ब्रदर ने जब मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे अपनी ज़िंदगी खुद तय करनी पड़ी। लेकिन आखिर में मेरे फादर को सर्जरीज़ थी, बहुत
बीमार थे काफ़ी टाइम के लिए। उनके मेडिकल, उनकी सर्जरीज़, उनका सहारा मैं और मेरी बेटी ही बने। आखिर तक हर चीज़ उनको संभाला हम दोनों ने, मेरे भाई ने नहीं किया। इनफैक्ट हमारे कलकत्ते के घर में मेरे भाई ने मेरे पेरेंट्स को आने नहीं दिया, और जो लफ्ज़ मेरे फादर और मेरे भाई ने मुझे और मेरे बेटी को बोले थे कि तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं है, वही चीज़ मेरे भाई ने मेरे पेरेंट्स को बोला, और 2 महीने उनको घर के अंदर नहीं आने दिया, और मेरे पेरेंट्स को जाके किसी और के घर में रहना पड़ा। तो ये जो बेटा और बेटी में हम लोग डिफ़रेंशिएशन करते हैं, हमको बैठ के सोचना है कि अगर जो हिम्मती है, जो हमारा सहारा बनेगी, वो शायद लड़की ही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यकीन रखती हूँ कि आप भी आगे बढ़ेंगे और अपनी सोच की बेड़ियों को तोड़ के आप भी आज़ाद हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 बाय 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।